आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ चौपाल की बात में राज्य आंदोलनकारी मंच के महामंत्री, आंदोलनकारी, सदैव सक्रिय रहने वाले एक्टिविस्ट प्रदीप कुकरेती जी हैं। और प्रदीप कुकरेती से आंदोलनकारी होने के नाते उन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि विधानसभा का सत्र गैरसैंण में हो गया। तो जानते हैं प्रदीप कुकरेती जी आंदोलनकारी होने के नाते उनका क्या मत है, क्या विचार हैं, गैरसैंण में सत्र होने पर कितने खुश हैं और क्या उनका संदेश है। तो आप बताएं कि गैरसैंण में सत्र विधानसभा का हो गया और ये तो आंदोलनकारी बहुत मांग थी कि गैरसैंण जो है वो गैर नहीं होना चाहिए, और विधानसभा के सत्र को गैरसैंण में होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ और वो बिल्कुल उन्होंने उसी चीज को पूरी करी जैसे किसी चीज की औपचारिकता पूरी की जाती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार ने जिस प्रकार से, और हम सब समझते हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि विधायकों ने पहले ही लिख के दे दिया था। कई विधायकों ने, कुछ उसमें विपक्ष के भी लोग थे, सत्ता पक्ष के भी थे, कि इस समय आपदाएं जिस प्रकार से चल रही हैं और गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर खुली डिबेट वाला अगर सवाल होता तो शायद मैं ही पहला प्रश्न पूछ सकता था सरकार से भी और उन विधायकों से भी, कि एक तरफ तो चुनाव पे जो है, चुनाव कराए गए पंचायत के खड़ी बरसात में। उस समय तो किसी ने ये नहीं कहा कि पहल इस तरह से नहीं आई। उसमें से कई ऐसे विधायक थे जो खुद चुनाव में पार्टिसिपेट करवा रहे थे अपनी पार्टियों को, अपने कैंडिडेटों को। और आप जब व्यक्तिगत आपकी जाने की बारी आ रही है, जबकि आपने उड़न खटोले से जाना है, तब आप कह रहे हैं कि ये इस समय नहीं होना चाहिए। पहला सवाल। दूसरा ये है कि अब अगर हम उसको समझें तो ये सरकार की डिप्लोमेसी थी कि उधर भले ही दराली आया हो, लेकिन हम जान के गैरसैंण में सत्र करके दिखाएंगे कि नहीं, हम पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में जैसे हमारी डिमांड थी वो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में डाइवर्ट करने की नहीं, सरकार अपने उस पे बिंदु पे कायम रही। शायद ये एक उनका मकसद रहा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। और जिस प्रकार से गैरसैंण सत्र हुआ, जो मैंने देखा, वो कहने के लिए अगर घंटों के हिसाब से डेढ़ दिन का जो हुआ, तो और अगर जैसे मैं कल समाचार पत्रों में और स्वयं भी मैं जब देख रहा था, मुश्किल से 2, ढाई और 3 घंटे भी वो पूरे नहीं हुई कार्यवाही। और 20-25 करोड़ रुपए अगर वहाँ खर्चा हो गया, खाली 2 करोड़ के लिए, और उसमें खाली अनुपूरक बजट, वो तो आप यहीं पे बैठ के पास कर लेते कहीं भी। इस बात की पीड़ा है, मतलब किसी भी जनप्रतिनिधि ने कि क्यों इस बात को नहीं लिया, खुद स्वयं सरकार ने। मैं ये कहता हूं कि उसमें ये तर्क बताया जा रहा है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से एक्टिविटी करी है, तो अगर किसी छात्र, किसी स्कूल में 5, 7, 10 बच्चे अगर कोई हरकत कर रहे हैं, कुछ शरारत कर रहे हैं, तो वो पूरी क्लास भंग नहीं होगी, वो पूरा स्कूल बंद नहीं होगा। उसमें आप उन 4 को पनिश कीजिए, उन 6 को पनिश कीजिए, लेकिन क्लास तो कंटिन्यूटी रहेगी ना। आप स्वयं कह रहे हैं कि 22 तक सत्र चलेगा, और उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि 22 तक सत्र चलेगा। ये मैं इसी 22 को क्यों देखूं? मैं इन 25 वर्षों में देखूं जहां हम रजत जयंती मनस मनाने की तरफ जा रहे हैं, कि गैरसैंण के नाम पे हमेशा राजनीति हुई है, उसको फुटबॉल बना के रखा गया। उसमें सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है, उसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है। और मुझे कई जगह उसमें लिखना पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री से लेके कई जगह जो पक्ष, सत्ता विपक्ष, कईयों के लिए मैंने लिखा कि गैरसैंण के नाम पे जनप्रतिनिधि अगल और बगल क्यों झांकने लग जाते हैं। मैंने स्पेशली उसमें लिखा, और मेरा वास्तविकता है। और उत्तराखंड आंदोलन में क्योंकि स्वयं आपने उसको जिया है, तो आप उसको बात को समझ सकते हैं। आपने जिस तरीके से पूरा तथ्य, आपके पास तो पूरे तथ्यों के, आप उनके जो अध्यक्ष है तथ्य समिति के, आपने देखा होगा कि इस राज्य में जो आंदोलनकारी थे वो पहले तय कर चुके थे कि राजधानी कहां बनेगी, गैरसैंण चंदन नगर के नाम से बनेगी। हम 25 वर्षों में, बजाय जैसी हम तत्कालीन उत्तर प्रदेश से अलग हुए, उत्तर प्रदेश ने उन जिलों की पूर्ति वहां जिले बना के पूरी कर दी, लेकिन हम 25 वर्षों में एक जिला नहीं बना पाए। तो कितना बड़ा विस्मयबोधक चिन्ह हमारे लिए खड़ा हो गया। आप पहले उसको जिला बनाते, राजधानी बनाते, और गैरसैंण में अगर खाली औपचारिकता करनी है, तो ये सीधे सीधे उस जनता के साथ, उन शहीदों के साथ छलावा है कि आप उस पैसे को, आदमी के पैसों को आप वो कर रहे हैं। वो 20 करोड़ रुपए वहां ना खर्च करते, आप इसी विधानसभा में उसको कर लेते, तो यहाँ कितना खर्चा आता।
मैं बताता हूँ कि उसमें बहुत पैसे बचते हैं, उन उड़न खटोलों के पैसे बचते हैं, वहाँ रहने के पैसे बचते हैं, वो होटलों के पैसे बचते हैं, तमाम जो हमारी चीजें, कई चीजें हम नहीं बोलना चाहते। तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि वो पैसा शायद किसी पहाड़ में स्वच्छता के काम आता, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के काम आता, ये सड़कें उजड़ रही हैं उनके काम आता, धराली आपदा वाले हैं या पौड़ी में जो आपदा वाले हैं या पिथौरागढ़ में जो आपदा वाले हैं उनके काम आता। लक्सर में तमाम जो आप गन्ने की फसलें तमाम चौपट हो गई हैं, उनकी जो फसलें पुरान जमींदोज हो गई हैं सारी, जो भी फसलें लगी हुई थी जो इस समय होती हैं उनकी। तो कहीं न कहीं इस बात पे बजाय चिंता करने के, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा हो सकती है कि विपक्ष ने ये चीजें करी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप उस पे कार्रवाई करें ना विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष उसमें कार्रवाई करें कि भई फलां-फलां उसमें से सबके सबको ना करते, वो ये कहते हैं भई अगर उनको लग रहा था कि ये 2 या 4 या 6 जो है प्रोवोक कर रहे हैं उनको, उन पे आप कार्रवाई करते। तो मैं समझता हूँ कि ये खाली इस बात की औपचारिकता के लिए उनको बधाई कि आपने गैरसैंण में सत्र कर दिया, जो हमने जो बोला था सो किया। लेकिन परिणाम की बात ना करें। एक नई संस्कृति उत्तराखंड में आई है कि पंचायत चुनाव में बड़ी परिलक्षित हुई है, बड़ा नंगा नाच कह सकते हैं हिंसा का। तोप, तमंचा, गोली, बंदूक के बलबूते पे पंचायतों के चुनाव लड़े गए, लड़ाए गए और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। इस नई संस्कृति जो चुनाव में दिखी स्थानीय निकायों के, इस संबंध में आपको क्या कहना है? इसमें मैं पिछले कुछ वर्षों से, मैं 2-4 वर्षों से अक्सर अपनी, चाहे हमने अपनी पर्सनल फेसबुक पे लिखा हो या पक्ष और विपक्ष के उसमें जो जैसे व्यू आते हैं उसमें लिखा हो कि हम जिन प्रदेशों का मैं नाम नहीं लूंगा, हम उन प्रदेशों से अपने को बिल्कुल इतर मान के चलते थे कि हम हट के राज्य है, देवभूमि है। और इस उत्तराखंड को जो है राज्य आंदोलन में किस तरीके से लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो हमारा डायलॉग था वो चरितार्थ भी हुआ। चाहे शहीद परमजीत सिंह ने शहादत दी हो या सलीम अहमद ने शहादत दी हो, चाहे वो युवा पोलो ने दी हो या हंसा धनाई ने, वो चरितार्थ हुआ और वो राज्य भी बना, सबकी हुआ। लेकिन उस राज्य को बनने के बाद जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का हम लोगों ने ग्राफ, वो पूरे सेंसेक्स को जो मात किया, और जिन राज्यों की हम बात करा करते थे उन राज्यों को हमने पीछे छोड़ दिया। आज वो राज्य बड़े आदर्श राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं। और हम, हमारे लिए ये बड़ा शर्म का विषय हो गया है कि हम उस राज्यों की कतार में खड़े हो गए जिनके हम कभी उदाहरण प्रस्तुत किया करते थे। तो आज हमारे यहाँ वही चीज, अब चुनाव में जैसे आपने जिक्र किया, हमने बूथ कैप्चरिंग का सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, जो जब तक जो हल्की फुल्की क्लिपिंग होती थी, मुझे बचपन से लेके अब तक का याद है। क्या ऐसे कल्पना हमने उत्तराखंड में कभी करी नहीं थी। कोर्ट ने किस भाषा का इस्तेमाल करा, मुख्य सचिव और डीजीपी को क्या वर्डिंग बोली है, और उस पे मुझे दुख इस बात का हुआ कि फिर उसके बाद सरकार ने तत्कालीन, आप औपचारिक दिखावे के लिए तो कम से कम कुछ किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे ने कोई हरकत करी है तो दिखावे के लिए आप पब्लिक के सामने उसको एक थप्पड़ तो मार सकते हैं ना, कि भाई ये क्यों करा तुमने, असली नकली क्या क्या खेल है, क्या जांच का विषय, वो बात की बात है। लेकिन एक समाज में संदेश जाता है कि नहीं, आप अपने बच्चे के प्रति हुए। आप हमारे ब्यूरोक्रेट जो वहां पे थे, जो हमारे अधिकारी थे, सरकार को तत्काल एक अपना बयान जारी करना चाहिए था कि भाई इसमें जो है आयुक्त इसकी जांच करें, या फला फला किसी रिटायर्ड जज को बोलते कि भाई इसमें क्या हुआ है। अब जब जुडिशियली ने इस पर सवाल जाग दिया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का जब आया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को उन पे लिखा है, मैंने कहा सरकार ये जो है इसमें सरकार की किरकिरी हुई है। आप कितना ही अच्छा काम कर लें, सरकार कितना ही अच्छी सोच के साथ चले, अगर किसी एक आध दो तीन अधिकारियों की वजह से कोई गड़बड़ होता है, किसी जनप्रतिनिधि गड़बड़ होता है, तो वो हमेशा सरकार की किरकिरी होती है, वो शासन की किरकिरी होती है। तो वो शासन और सरकार की दोनों की किरकिरी हुई है। ये आप देखेंगे कि इस प्रकरण में शासन और सरकार की इसलिए किरकिरी हुई है कि जब कोर्ट ने जिस प्रकार से जिस तरीके से झाड़ा है, लताड़ा है और अखबारों में छप के आया है, कुछ ने ढंग से छापा, कुछ ने हल्के छापा, लेकिन आजकल सब चीजें छुपी भी नहीं है। और जब से सोशल मीडिया का जमाना है, अगर सब चीजों में हम लोग सारी चीजें सामने नहीं ला सकते तो किसी न किसी माध्यम से वो बाहर आ जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं ये जो संस्कृति हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो ये, इसमें अब सरकार को, शासन को ही नहीं, इसमें सबसे बड़ा संदेश जो है वो आम जनमानस के लिए है कि जनता को अब समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए और कहाँ शायद हम जाने वाले हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा, एक बड़ी अहम, इस समय पूरा उत्तराखंड जो एक समस्या से ग्रस्त है, आपदा। हुँ। ये प्राकृतिक आपदा, ये तो वार्षिक, हर वर्ष आने वाली आपदाएं हैं और 25 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए। हम आपदाओं का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, ऐसी तकनीक है। और क्या हम आपदाओं से होने वाली जान और माल की हानि का कम करने में असफल क्यों हो रहे हैं? जब हर वर्ष आपदाएं आती हैं और ऐसी
क्या बातें हैं कि हम ग्लेशियर के अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ कई विभाग हैं। हमारे यहाँ मानसून के लिए कई विभाग हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं उसका पूर्वानुमान लगाने का। और जिस हिसाब से चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो, रेनी की आपदा हो या धराली की हो, इस संबंध में कहीं न कहीं आप ये नहीं मानते कि आपदा प्रबंधन का जो हमारे यहाँ सिस्टम है, वो अभी पुराने ही ढर्रे पे चल रहा है। हम ग्लेशियर का अनुमान नहीं लगा पाए, मानसून का अनुमान नहीं लगा पाए, और इसरो है, नासा है और बड़े निजी जो हैं उपग्रह भी हैं जिनके माध्यम से आप डेटा इकट्ठे कर सकते थे। तो आपको नहीं लगता कहीं न कहीं हम असफल रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल इसमें मैं फिर इसमें यही बात कहूँगा कि मैंने इसमें भी अपना जितनी हमारी समझ थी, अपनी वो थी, उस नॉलेज के हिसाब से हमने लिखा कि जिस प्रकार से किसी जिलाधिकारी या कप्तान या किसी प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य किसी को भी जब जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, उसके अनुसार हमने उसमें ये लिखा था कि जब ये मैं बादल फटना उसको जब हमने देखा, हमारे जैसे अनाड़ी आदमी ने इस बात को समझ लिया कि ये बादल नहीं फटा है ये। और जब उसमें आया, क्योंकि बादल फटने के जो वो एक सिम्पटम्स होते हैं, वो अलग होते हैं। और आपदा में हमारे लिए थोड़ा-सा हास्यप्रद इसलिए ज़्यादा हो जाता है प्रदेश के अंदर। एक तो आपदा प्रदेश है, हम इसमें कोई दो राय इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, समझने में, समझने में। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात क्या हो गई है कि हम सर्वप्रथम लिखने की हमारे को आदत पड़ गई है, रिकॉर्ड तोड़ने की आदत पड़ गई है कि भारत में पहला राज्य बना उत्तराखंड आपदा बनाने वाला। उत्तराखंड जो है पहला आपदा वाला बना, उत्तराखंड ने पहला ये करा, उत्तराखंड ने पहले ये किया। लेकिन वो बनाने के बाद उसकी कार्यशैली क्या है, किसी ने उसको ऑब्जर्वेशन लिया, उसकी क्या होना चाहिए, उसपे कितनी मंत्रणा हुई, रात बिजली गिरती है, बादल गिरता है, तब हम उसकी मंत्रणा करने जाते हैं, एक औपचारिक बैठकें पुरानी होती हैं। इन चीज़ों से मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से जो इसमें काम किया जा सकता है। इसमें वास्तविकता ये थी कि जो इसरो थी, हमारे यहाँ के जो तमाम जो हमारे जो स्थानीय स्तर पे हमारे इतनी बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हमारे यहाँ पे यूकॉस से लेके तमाम जो हैं, क्या इन्होंने अभी आपने देखा होगा, मैंने उसमें पढ़ा कि 1 साल पहले रिपोर्ट दे दी गई थी, उसका अध्ययन नहीं लिया। तो क्या उस पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। हमेशा आप जो है छोटे बाबू पे अगर कार्रवाई करेंगे, छोटी मछलियों पे आप कार्रवाई करेंगे और बड़ी चीज़ों को ये इतना बड़ा डिज़ास्टर ये कहीं न कहीं राष्ट्र से लेके पूरे प्रदेश स्तर पे कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसमें आर्थिक रूप से कितना तगड़ा नुकसान हुआ, जान-माल की नुकसान तो गई। उसके बाद जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई के लिए अब 600 करोड़ रुपए अगर आए हैं, ये 600 करोड़ रुपए नहीं तो कम से कम कुछ पैसे तो बचाए जाए, 300 करोड़ बचते तो 300 करोड़ कहीं और तो लगते। लेकिन उन अध्ययनों का आपने क्यों नहीं उस पे किया गया? क्या हर तीसरे महीने में या हर 6 महीने में क्या उसकी मॉनिटरिंग हो रही है? अब ठीक है, वैज्ञानिक उसमें इस बात को लेके चिंतित हो सकते हैं कि और वो मैंने वैज्ञानिकों के उसमें ही ये बात कमेंट लिखी थी मैंने कि इस पे जो है क्योंकि अब मीडिया भी कई चीजें ऐसी होती हैं जब जो चीजें होती हैं उस पे हल्ला मचाने लगता है। लेकिन क्या पहले से ऑब्जर्वेशन नहीं लिया जा सकता था? क्यों नहीं लिया गया? उसके स्पेशलिस्ट कौन थे? उसमें अब तो विभाग हमारे यहाँ इतना बड़ा अलग बना हुआ है। तो खाली अगर हम तराई के क्षेत्रों में हम वो करते रहें और जिस उद्देश्यों के लिए इस राज्य की परिकल्पना की गई थी 9.5 जिलों के लिए, उन्हीं को हम अदर में पिथौरागढ़ में देखता हूं कि तमाम तरीके से जो जो असल पहाड़ है पिथौरागढ़, उसमें कितनी विपदाएं झेलनी पड़ती है वहां के लोगों को। और अब सबसे बड़ी बात है कि हम सीमांत प्रदेश के लोग हैं, पिथौरागढ़ जैसे उसमें अगर हम इतनी इग्नोरेंस मार देंगे, चमोली जी जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम इतनी इग्नोरेंस मार देंगे, तो ये अच्छा संकेत नहीं है ये उत्तरकाशी या पूरी जो हमारी बेल्ट चली आ रही है। तो इसमें वास्तविकता ये है कि उसमें जिम्मेदारी तय नहीं हुई, जिम्मेदारी तय होती तो उसमें कार्रवाई होती, तो कार्रवाई भी नहीं हुई। तो इसमें मंत्रणा इसी बात की थी, चाहे वो केंद्र स्तर पे अपने स्तर पे करता है, राज्य स्तर पे अपने स्तर पे करते हैं। जो हमारी तमाम एजेंसियां यहाँ खुली हुई हैं, हमने ऑफिस उनके जरूर एड्रेस बदले हैं, उनके कार्यालय बदले हैं, लेकिन कार्यशैली नहीं बदल पाए हम उसकी। तो आपका मानना यह है कि आपदा प्रबंधन में हम कहीं न कहीं असफल रहे? निश्चित रूप में आप ये देखिए ना कि हमने केदारनाथ से कुछ नहीं सीख रहे हमने रैनी से कुछ नहीं सीखा। उसके बाद जो है तमाम छोटी-छोटी चीजें जो आ रही हैं उससे हमने कुछ नहीं सीखा और ये धराली हमने सामने सामने आ गया। ये ईश्वर की कृपा है। माँ गंगा मैंने किसी में लिखा था कि उस समय शिव जी रुष्ट हुए थे, अब गंगा रुष्ट हो गई है। तो अब गंगा और जमुना जो है बाकी अब हमारी तमाम जो नदियां हैं, अब उनकी काली और इनका क्या रुख होगा आगे मैं नहीं कह सकता हूँ। जब एक तरफ हम देवभूमि करके प्रचार-प्रसार करते हैं, जब हम उस देवभूमि के अनुरूप हम अपने आप को आचरित नहीं कर सकते हैं, आचरण नहीं कर सकते हैं, कार्यशैली नहीं बदल सकते, तो यही होगा। उसमें जनहानि हो रही है, उसमें तमाम धनहानि हो रही है, उसमें जो है जिस प्रकार से भी खाली हम क्या आपदा जो है कईयों के लिए अवसर बन जाए। भाई अवसर कैसे बन जाएगा? अवसर अगर बनाना है, आप ये बताइए कि अगर रेस्क्यू टीम बनाई जाती है, उसमें स्थानीय टीमों को क्यों नहीं जोड़ा जाता?
जो लोकल्स हैं उसमें आप जिम्मेदारी तय करें, उनको पता है किस रास्ते से शॉर्टकट जाना है, कहां से उसको जंप मारना है। मुझे अपना बचपन याद है, अगर मुझे नीचे वैली में जाना होता तो मैं अगर मसूरी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर नीचे अपने खेतों में नीचे वैली में चले जाऊंगा मैं, कि मेरी फला गाय है वो फला के खेत में चली गई है, तो मैं जंपिंग करके मैं अपने उसमें चला जाता था, मुझे आज भी ढंग से याद है। और वही चीज फिर ऊपर हम अपने सिस्टम से अपने आ गए। वही चीज है, जब तक आप स्थानीय को नहीं जोड़ोगे। अब देहरादून में अगर कोई समस्या है, कोई भी चीज है, और हम दूसरे आदमी की यहाँ जिम्मेदारी लगाते हैं, जितना ज्ञान मुझे इन गली कूचियों का है वो बेचारा तो कहाँ ढूंढता रहेगा उस गलियों को। तो निश्चित रूप में प्लानिंग की कमी है, अधिकारियों को सोच समझ के फिट किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे पुलिस बल में, होमगार्ड में, पीआरडी में, और जो हमारे विभागीय उसमें लोगों के अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। लोग कहाँ कहाँ अपना फ्लैग होस्टिंग करने के लिए किन किन कंदराओं पर चढ़ के अपना फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं हमारे इंडिया का। लेकिन इन चीजों पे भी एक मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें होना चाहिए, ब्लॉक वाइज ऐसा होना चाहिए कि अपने नाम दीजिए और हम आपको ये देंगे। पिछली बार सरकार को हमने सुझाव दिया था, सरकार ने कहा भी कि हमने दे दिया और इतने हम उनको मानदेय दे रहे हैं। वो कितना सत्य है कितना नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे मैंने कहीं भी अभी ये नहीं देखा कि हाँ ये फला फला ये लोग शामिल थे। अब वो झील बन गई तो झील का निस्तारण तो वो लोकल वाला आदमी ज्यादा बता पाएगा ना, टेक्निकल वाला अपनी वो रखे, टेक्निकली जो है अपनी उसकी है वो रखे प्रोसेस अपना। लेकिन स्थानीय आदमी को जितनी जानकारी होती है, कौन सा नाला कब आता है, कहाँ बहता है, कहाँ से निकलता है, वो ज्यादा उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो वो हम डिजास्टर में कहीं ना कहीं उस चीज का फेलियर जब होता है तब बड़ी पीड़ा होती है कि सबसे पहला विभाग बनाने वाले और हम ही उस चीज में फेल हो जाएं तो दूसरे राज्य क्या सबक लेंगे। भाई महाराष्ट्र तो है नहीं कि समंदर की हाई टाइड आई और भर गया, जिस तरह से वहां होता जा रहा है, या दिल्ली तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी है, समझने की कमी है। उसमें उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं कि ये सारा खेल भाजपा ने ही रचा हो, उसमें कांग्रेस की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि क्या उन्होंने अपने टाइम पे उन चीजों को लेकर रेखांकित करके आगे का प्लान क्या तय किया था। और फिर अगली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज जहां पर नफा नुकसान की है, प्रदेश के हित में है, वो पिछली सरकार ने खाका क्या रखा था, उसके आगे हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। खाली अगर हम नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो आप कार्य बांटने की प्रवृत्ति में तो बदल सकते हैं, लेकिन जिसमें राज्य का हित जुड़ा हुआ है उसमें आप मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं देखना चाहिए। अच्छा, बताया जाता है कि उत्तराखंड में लगभग 400 जो गांव हैं वो आपदा प्रभावित, आपदाग्रस्त हैं। कभी भी वहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कभी बड़ी आपदा आ सकती है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपदा प्रभावित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं तो जस्ट अपने बगल में कहना चाहूंगा कि हमारे उसमें हमेशा इन चीजों को रेखांकित किया गया है, बकायदा डाटाज भी हैं। हो सकता है कि कई जगह डाटा नहीं उन्होंने अर्जित किए हों, तो आप तो उनको बता रहे हैं जहां आने वाली है, मैं तो ये बता रहा हूं जहां आ भी गई हैं। और उसमें बकायदा उनके रिकमेंडेशन गई हुई है कि इतने इतने गांव में इनका भू बदलाव होना है। मैं आपको यमकेश्वर में अगर आप ले जाऊं, अभी जहां योगी जी जहां आए थे, उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था, उसके जस्ट पीछे जो गांव है उसमें इन दिनों हर तीसरे पांचवें घर में नीचे से बुलबुले उड़ जाते हैं, पानी अपने आप सोख फटता है उसमें। उसमें भू बदलाव के लिए बहुत पहले कह दिया गया था। अगर आपको वो ध्यान होगा कि नीलकंठ के ठीक सामने पड़ती है जो पुराना चार धाम का हमारा रूट है, महादेव सैंड के साथ में जो है, वहां से तमाम जो बादल फटा था जिस प्रकार से हुई थी। मैं छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये राजधानी की बाउंड्री से लगे हुए हैं जो प्रकार के सर्किल में घूमने वाली चीजें हैं। अभी मैं दूर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो वास्तविकता ये है कि जैसे आपने अभी 400 का उदाहरण दिया, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि कुछ अधिकारी जब अंदर खाने जो एसी रूम में बैठ के बात करते हैं कि भाई इसका करना क्या है, गांव तो खाली है, इसमें करना क्या है, उनको उन हितों से कोई मतलब नहीं है। जो सुभाष कुमार जी को मैं अगर याद करूं या पुराने कुछ अधिकारियों को मैं याद करूं जो ग्राउंड पर जागते थे, चाहे वो किसी की भी सरकारें रही हो, तो वो अधिकारी महसूस करेगा कि पहाड़ का दर्द क्या होता है। अब बंद एसी कमरे में तो कुछ नहीं हो पाएगा, बंद एसी कमरे में कुछ नहीं हो पाएगा जब तक प्रैक्टिकली होंगे। जब हमारा जनप्रतिनिधि स्वयं देहरादून आके बैठ जाएंगे, अपने क्षेत्र को साइड आउट कर देंगे, जो जनप्रतिनिधि तो बहाना बता देगा मुझे विधानसभा में सचिवालय में काम है। भाई आप उसका बताइए ना, जिला पंचायत और प्रधान क्या कर रहे हैं, उन्होंने काय के लिए यहाँ प्लॉटिंग अपनी वो ले ली। तो जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी से इतर हटते जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं है। जिलाधिकारी ऑब्जर्वेशन करें कि भाई क्या है, उसकी समीक्षा करें, हर जिलाधिकारी उसकी समीक्षा करे, सीडीओ उसकी समीक्षा करे, लेकिन समीक्षा जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। खाली हम अखबारों में पढ़ते हैं कि रात बिताई जाएगी, रात बिताई वो कैसे बिताई, क्या मिली, कितनों से मिले, फोटो छपी, ये वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये खाका अगर तैयार करना है तो, लेकिन सरकार पे जमीन सीमित है, कहाँ कहाँ उनको सेटअप करेंगे वो।
पहले वो पलायन की बात करें, पलायन को रोकें, क्या पहले भी बादल फटते थे? पहले भी आते थे, लेकिन परिस्थितियां थी, कहाँ घर बनाना है। आज तक मुझे बताइए 25 साल में किस प्राधिकरण अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है? किसी भी एक अधिकारी पे, अगर आप मुझे बता दें कि जो इन्होंने बिना, धारी गांव के लिए बोल रहे हैं, धारी गांव के जो 200 साल पहले जो पुराने घर थे, जो इस बार जो चपेट में आए हैं, लेकिन वो रेयर टू रेयर वाला है। बाकी तो सारे वेल नोन उससे 25 साल के अंदर अंदर बने होटल बने हुए हैं वो। अच्छा, ये 400 गांव का विस्थापन होना है, इसके लिए भूमि कहाँ से लाएंगे? वो तो वन भूमि के यही अलावा सवाल तो कोई मैं कह रहा रास्ता हूँ। नहीं है। और बिना केंद्र सरकार की उदारता के इन गांवों का विस्थापन होना तो असंभव है। तो क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इस संबंध में, चाहे वो वन पर्यावरण मंत्रालय केंद्र का हो, राज्य का हो, और केंद्र से उदारता पूर्वक धन की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तो इन गांवों का विस्थापन होना असंभव सा है? निश्चित रूप में ये सारी चीजें केंद्र की तरफ ही डाइवर्ट की गई। उस समय भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया था कि इतने मतलब सैकड़ों गांव थे उसमें भी, कम से कम उस समय 100 कुछ गांव थे उस समय, जो पूरे उसमें परिप्रेक्ष्य में लाए गए। लेकिन घूम फिर के ये आया कि केंद्र से इसके लिए अगर कुछ व्यवस्था बनेगी तो तब देखेंगे। तो तत्कालीन सरकार में ये था, कांग्रेस सरकार में, तो हम फिर उधर मुंह देखने लगे। वास्तविकता ये है कि इसमें जिस तरह से पलायन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर मैं अगर 9 साढ़े 9 जिलों की बात करूं, मैं अभी खाली पहाड़ की बात कर रहा हूं, जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, उसमें हर जगह उतनी अतिवृष्टि नहीं हुआ करती है। मैं, अगर आप पौड़ी की तरफ जाएंगे तो पौड़ी की डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे वहां अतिवृष्टि नहीं होती है, वहां नदियां बाढ़ नहीं आती हैं, वहां इस तरह का वो नहीं है। तो क्या सरकारों को, शासन को उस दिशा में काम नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोगों को एस्टेब्लिश, कौन कौन सी जगह एस्टेब्लिश की जा सकती है? वहां पे कुछ छोटे कुटीर उद्योग या हर्बल उद्योग, जहां भी जो जिस वनस्पति के जिसके अनुकूल वो है, वहां क्या उगाया जा सकता है, तो लोगों को कहाँ कैसे कैसे मैं, एक तो उतना पैसा मैं समझता हूँ कि शायद बजाय तराई में ज्यादा पैसा लगेगा और वो वहां व्यवस्थित करने, पलायन रोकने में भी सक्षम होगा। टिहरी में अगर मैं बात करूं तो टिहरी में जरूरी नहीं है कि हर बेल्ट में इस तरह का वो हो। ऐसे ही पूरे जो 9 साढ़े 9 जिलों की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंसिटिव, उसको छोड़ दिया जाए। तो क्योंकि हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस कौन भूमि कितना भार सहन कर सकती है। अब श्रीनगर में बसे हुए हैं तो सब श्रीनगर ही बस जाओ, उत्तरकाशी बचे तो सब उत्तरकाशी बस जाओ। आपने जोशीमठ का हाल देख लिया, मसूरी अभी कुछ दिन में आपको अगर ना मसूरी बैठी हुई मिल गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं। तो आप जब उसकी वही नहीं देखेंगे, उसकी कितनी हमारे को डेंसिटी कितनी हमें रखनी है पॉपुलेशन की, किस तरह से कैसे, और खासकर जो कंस्ट्रक्शन लेवल, किस लेवल पे जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आदेश आया था, कोर्ट ने आदेश निकाला था उसके बाद कि भाई यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। वो इतिहास निकाल लो, आज का इतिहास निकालो, एमडीडी हाथ खड़े कर रहा है और कोई पूछे कि इतने सारे होटल कहां से बन गए। तो ऐसा है ना, खाली कह के छपने से, छापने से ये बात नहीं बनेगी, उसके लिए कंक्रीट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार अगर आए और चुनावी दौर में कोई अगर घोषणा करके चली जाए तो उससे बात नहीं बनेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अब अगर उनका मोटो है इधर, अगर मोदी जी आए थे, और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि उनका उत्तराखंड के प्रति इतना लगाव है, तो उनको फोकस करके एक बकायदा केंद्रीय विभाग इस तरफ से फोकस रखना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत भी है, खासकर ये जो अपना ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले जो हैं, जहां हमारे हित बंधे हुए हैं वहां तो तुम नियम कायदे कानून निकाल रहे हो, और बाकी जहां तुम्हारे हित नहीं, मतलब कोई लोगों का इस तरह का कैसा गेम प्लान होता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि वहां कई सैकड़ों हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है तो वो सड़क पाट हो जाती है। और अगर हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ से सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से ना होकर हमें बीच में से हमें जाना है और सीधे कुमाऊं को जोड़ना है, तो वहां उनके जो है 60 65 100 165 पेड़ अगर कट रहे हैं तो उसमें वो ग्रीन ट्रिब्यूनल आगे आ जाता है। तो चश्मा अलग अलग इस्तेमाल होता है, उससे हमें पीड़ा होती है। कहीं इको सेंसिटिव जोन है तो उसका ढंग से पालन नहीं हो रहा है, कई जगह थोपने वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें पार्शलिटी होती है और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि प्रदेश हित में ना भाजपा ना कांग्रेस ना उक्रांत, उसमें सीधे फोकस होना चाहिए कि ये प्रदेश बचाने वाली बात है, इसमें किसी को लाभ और हानि वाली बात नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में काम किया अवसर निश्चित रूप में केंद्र को ही हमें देना पड़ेगा। मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि केंद्र सरकार चाहे तो हमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देता, अटल जी के टाइम पे था, वो क्यों नहीं दे देता दोबारा हमारे को इस बात को लेके, उनको देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे आपदाओं ग्रस्त वाला क्षेत्र है, वो खुद यहाँ पूरे भारत का फोकस रहता है जिस तरह से लेके, और हम तो वैसे भी माथा है पूरे भारत का, ऑक्सीजन देने वाले हैं, जो है गंगा जमुना जल जंगल जमीन की पूरी चीजें ऊर्जा देने वाले हैं, तो हमारा तो विशेष ख्याल उनको रखना चाहिए उस पर। आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेजा जी बड़े विस्तार से तमाम बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट किए, और हम चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में उनका धन्यवाद करते हैं।
आज चौपाल में बस इतना ही।